नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का दुबई एडिशन इस समय लाइव। और आर पार में आज हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इन दिनों जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। वहां जबरदस्त तमाशा हो रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। इमरान खान की सत्ता जा रही है। इमरान खान बौखलाए हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं और उनको भारतीय मुसलमानों की याद आ रही है और भारतीय मुसलमानों के सहारे वो अपना खेल बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं लेकिन उनका खेल बच नहीं रहा है। यानी पाकिस्तान में तख्ता पलट के अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और उसमें वो सहारा ले रहे हैं मुसलमान का। यानी इमरान खान को अब मुसलमान का सहारा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो इमरान खान बंटवारा, भारत और मुसलमान वाली राजनीति से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। यानी खाड़ी देश समझ चुके हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी वर्ड इज वन फैमिली कितना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के नेतागण, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा उनको 1947 भी याद आ रहा है। और क्या वाकई पाकिस्तान में यह एक इत्तेफाक है और यह एक इतिहास भी है कि 1947 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो आज आर पार के दुबई एडिशन में हम इसकी भी बात करेंगे और मेरे साथ भारत और पाकिस्तान का इंटरनेशनल पैनल जुड़ेगा इस पर सीधा संवाद करने के लिए, क्योंकि इमरान खान की उल्टी गिनती या फिर कहें तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी पर होगी आज सबसे बड़ी बहस, 3 देशों से होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, खतरे में इमरान तो याद आए मुसलमान। अजीम कौम के अजीम लीडर इमरान खान की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा विपक्ष इमरान खान के खिलाफ लामबंद है। जवाब में इमरान खान रैलियां कर रहे हैं। कार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इंशाल्लाह इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। चूहे भागते हैं मुकाबला से। कुर्सी जाने से घबराए और बौखलाए इमरान खान को अब हिंदुस्तानी मुसलमान याद आ रहे हैं। भारतीय मुसलमानों के नाम पर इमरान प्रोपेगेंडा फैलाने से भी नहीं चूक रहे। हिंदुस्तान में भी मुसलमान थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया था। भारत के खिलाफ इमरान खान और पाकिस्तान के नापाक इरादों से सारी दुनिया वाकिफ है। लेकिन अपने देश में पल रहे पाक परस्तों का क्या इलाज किया जाए? सबसे पहले ये बयान सुनिए। ये फिल्म बंद होनी चाहिए। हाथ खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। ये जनाब जम्मू कश्मीर के राजौरी की जामा मस्जिद के मौलवी फारूक हैं और ये फिल्म कश्मीर फाइल्स को बैन करने की मांग कर रहे हैं और बड़े शान से कह रहे हैं हमने इस देश पर 800 साल राज किया है। तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर मोर्चे पर फेल इमरान खान क्या मजहबी कार्ड से सरकार बचा पाएंगे? आर पार में आज दुबई से इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। खतरे में इमरान, याद आए मुसलमान। तो आज दुबई के आर पार एडिशन में इसी पर हम सीधा संवाद करेंगे, सीधी चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 देशों का पैनल लाइव होगा और साथ ही साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब है लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कश्मीर राग सूझ रहा है। पाकिस्तान का रुपया धरातल में जा रहा है लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुसलमान राग सूझ रहा है। क्या वाकई इमरान खान जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलहदा बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच की कमी हो गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार क्यों इमरान खान को वाकई
अपनी कमजोर होती हुई स्थिति में मुसलमान याद आ रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश की रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारत की बड़ी पार्टी है, गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर भी हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं रिजवान अहमद, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी पेशे से वकील भी हैं, इसके साथ साथ पॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे पकड़ रखते हैं। मेरे साथ मोना आलम जुड़ रही हैं, जो कि बड़ी फेमस एंकर है पाकिस्तान की और साथ ही साथ बड़ी रिनाउंड जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की। मेरे साथ अब्दुल सम्माद याकूब जुड़ रहे हैं पीटीआई के, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कमर चीमा जुड़ेंगे, तो मैं सीधा रुख करता हूं मोना आलम आपका। मोना आलम, पाकिस्तान मुल्क जब भी खतरे में आता है तो वो कश्मीर का राग अलापता है। आपके प्रधानमंत्री जब खतरे में आते हैं तो वो मुसलमान राग अलापते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान खान, क्रिकेट की भाषा में से कहते हैं, वीक विकेट पे हैं और उनको इस समय मुसलमान याद आ रहे हैं? शुक्रिया अमीश, थैंक यू। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। देखें, आपने इमरान खान को और उनके ऊपर जो प्रेशर है, सियासी दबाव है, उसको आपने जोड़ा है इस्लाम के नाम से और जो वो मजहब के हवाले से बात करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनका कनेक्शन समझ नहीं आ रहा। ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि इमरान खान पे दबाव है, इसमें तो वो खुद भी मान रहे हैं, उनके अपने सारे लोग मानते हैं, हुकूमत के अपने लोग भी हमें बता रहे हैं। आज का शायद पहला दिन है जब उनके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, वरना तो ऑपोजिशन ने उनको एक तरह से चारों तरफ से जैसे घेर लेते हैं, वो वाली चीज है। तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप जहां तक मुसलमानों की बात कर रहे हैं या आपने कश्मीर की बात की, तो उसके ऊपर तो पाकिस्तान का, मैं आपको बताऊं, एक नेशनल स्टैंड है। चाहे इमरान खान हो या अगर वो हट भी जाए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन जाए और सारा सेटअप चेंज हो जाए, लेकिन तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे? मोना आलम, मैं आपको मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप कुल मिलाकर देखें दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है और आपके मुल्क के वजीर आजम मुसलमान का राग अलाप रहे हैं। रुपया आपका कहां जा रहा है? मतलब 123 रुपए पे था, आज 170 180 रुपए पे डॉलर के मुकाबले खड़ा हुआ है। आप यू थिंक अबाउट द फैक्ट्स ना, वहां पर मुसलमान राग अलापना और बोलना, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये कमजोरी की बड़ी निशानी है? मतलब चाहे कोई भी वज़ीर आज़म हो, पाकिस्तान को कश्मीर और मुसलमान का राग छोड़ना पड़ेगा। अपनी फॉरेन पॉलिसी में आप मुसलमान को नहीं डाल सकते। फॉरेन पॉलिसी तो फॉरेन पॉलिसी के तरीके से चलती है ना। देखिए अमीश, बात ये है कि जहां पर भी माइनॉरिटी होती है, जिधर भी माइनॉरिटी कोई भी हो, तो हम ये देखते हैं कि वो प्रेशराइज्ड होती है और उसको मार्जिनलाइज किया जाता है, उसको दीवार से लगाया जाता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान में कोई बात ये कर रहा है कि इस्लामोफोबिया इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है, मुसलमान जहां पर कमी में है या फिर जहां पर माइनॉरिटी है मुसलमान, वहां पर उनको प्रेशराइज किया जाता है। इसमें इमरान खान क्या कर लेंगे? इस्लामोफोबिया अगर दुनिया में ज्यादा हो रहा है तो उसमें इमरान खान क्या कर रहेंगे? इमरान खान को इस समय तो अपनी पावर फोबिया है, यानी उनकी सत्ता जा रही है। उसमें वो भी है, वो एक अलग चीज है, वो फोबिया अलग है, लेकिन दुनिया को भी तो इस्लामोफोबिया है ना। उसके लिए एक अच्छी अचीवमेंट उनकी है कि यूएन ने माना है कि इस्लामोफोबिया एक चीज है और किसी भी मजहब को डीमोरलाइज करना या किसी भी मजहब की बेइज्जती करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये नहीं चलेगा। तो ये पहली दफा है कि यूएन ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और ये एक बड़ी अचीवमेंट है इमरान खान की हुकूमत की, जो कि सिर्फ मुझे लगता है पीटीआई तक लिमिटेड नहीं है। इसके ऊपर तो दुनिया भर के मुसलमान और इवन हमारी अपोजिशन भी, इसके जो उनके अच्छे लोग हैं या जो उनके सेंसिबल, शहबाज शरीफ भी अगर मैं उनको उनमें से ही समझती हूँ, वो भी एक बड़े सेंसिबल पॉलिटिशियन है, वो भी उस चीज को ओन करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो इसको बहुत क्लोजली लेकर चले हैं, जो कि हमारे मुल्क के सबसे पॉपुलर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर है, उनके लिए भी ये चीज उतनी ही क्लोज थी। तो आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान और पीटीआई और द गवर्नमेंट। इसके ऊपर तो पूरी जो एक मुस्लिम दुनिया है, जहां पर भी मुसलमान बसते हैं, उनके दिलों के ये इशू करीब है। हैविंग सेड दैट, मैं जाती तौर पर ये समझती हूँ कि हमारी तरफ भी जो माइनॉरिटीज हैं, हमें उनके बचाव के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी उतना ही बढ़ चढ़कर एक जवाब ले लेते हैं। मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ रिजवान अहमद भी है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद, आपका इस पर टेक क्या है? क्विक टेक ऑन दिस, देन आई विल गो टू गौरव भाटिया एंड आई विल गो टू अब्दुल साहब। रिजवान,
लगता है रिजवान तक ऑडियो नहीं आ रहा रिजवान अहमद का। वी विल ट्राई टू कनेक्ट हिम अगेन। मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया, योर रिस्पॉन्स टू दिस। देखिए अमीर जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब नफरत फैलाते हो, आतंक फैलाते हो, माइनॉरिटीज की बात मोना आलम जी कर रही थी। इन्होंने कहा माइनॉरिटीज को दीवार से लगाया जाता है। मोना जी को मैं ये बताना चाहूंगा, भारत से सीखिए, माइनॉरिटीज को गले लगाया जाता है। हमने देखा है किस तरह से माइनॉरिटी राष्ट्रपति बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। और मोना जी देखिए, आप आकलन कर सकती हैं, बताया जाता है बड़ी समझदार पत्रकार हैं। ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान के दिखावे वाले लोकतंत्र में, एक जनरल की इतनी हैसियत वो प्रधानमंत्री से कह दे कि भाई हटो, कोने हो, गद्दी खाली करो, इस्तीफा दो। लोकतंत्र में तो जनता चुनती है जो प्रधानमंत्री होता है, जो जनरल होता है वो समर्पित होता है देश की अखंडता बचाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में, और मोना जी मुझे दुरुस्त कर दें अगर गलत बोल रहा हूं, 75 साल के इतिहास में जहां भारत में एक बार भी सैन्य राज नहीं हुआ, डिक्टेटरशिप नहीं हुई। आपको मालूम है अमीर जी, 75 साल में इस आतंकिस्तान ने कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। दूसरी बात देखिए, आपने इस्लामिक लोकतंत्र चुना, इसलिए वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं उनको दिक्कत होती है। हमारा संविधान कहता है हम निरपेक्ष है, सभी धर्मों के लोगों के बराबर हक है। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, मुझे बड़ा दुख होता है देखिए, जब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, जब इमरान खान खुद कहते विदेश जाके कि 35 से 40 हजार आतंकवादी पाकिस्तानी धरती पे हैं, और इनको ये मेडल तमगा भी मिला हुआ है कि 123 UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी केवल और केवल पाकिस्तान में है। इतने तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं है वहां पे। तो मोना आलम जी को सोचने की जरूरत है। मोना मेरा पॉइंट ये है कि आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन ये आतंकवादी बनाने, टेररिस्ट बनाने आप लोग कब छोड़ोगे? और क्या आपको लगता नहीं है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ये मतलब पिछले 70-75 सालों से यही खेल खेल रहे हो? लेकिन क्या हुआ मुल्क का? मुल्क तो रसातल में जा रहा है, यानी मुल्क की स्थिति खराब से बदतर हो गई है। देखिए, वर्ड के अकॉर्डिंगली आप अनटचेबल हो गए हो वर्ड ऑर्डर में। मैं अगर मेरे प्रोफेशनलिज्म का ये तकाजा है, अगर मैं सच बोलूं तो उसका तकाजा है कि जो भी आपकी तरफ जो अच्छी चीजें हैं मैं उनको भी एक्सेप्ट करूं और अपनी तरफ की खामियों को भी एक्सेप्ट करूं। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी कहीं बेहतर रही है, और ये वाकई हमारे लिए भी बहैसियत शहरी बहुत परेशानी की बात है कि एक भी ऐसा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में नहीं रहा 75 साल में जिसने अपनी टर्म पूरी की हो, और कि बहुत बदकिस्मती की बात है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन बात ये है, और डिक्टेटरशिप भी बिल्कुल आपके यहाँ सही आप कह रहे हैं कि नहीं रही है। हमारे यहाँ हमने बहुत दफा मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर देखे हैं और वो डेकेड्स तक यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं। ये सारी बातें सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आप उस पूरे विजन से, आप उस पूरे अपने एक आइडिया से आज कहाँ खड़े हैं। आज की आप अगर अपनी एक ट्रेडिशन देखें या स्टेटस देखें, तो हमें तो आज आप बहुत दूर लगते हैं उस सारी डेमोक्रेसी से, उस सारे आइडिया से जो कि आपने सेक्युलरिज्म के नाम पर आगे बढ़ाया था। और जो गांधी जी का भारत था वो आज हमें नजर नहीं आता। तो मैं जो अच्छी चीजें हैं वो कंसीड करती हूँ आपकी तरफ, लेकिन आज अगर आप वो गांधी का ही तो भारत है ना। वो गांधी का ही तो भारत है जहां पर मुसलमानों की संख्या पहले आजादी के समय, रिजवान में आपको मौका दे रहा हूं, 1947 में आजादी के समय कितने मुसलमान थे और आज की तारीख में कितने मुसलमान है भारत के अंदर। ये गांधी का ही तो भारत है जो सबको कहता है वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये गांधी का ही तो भारत है जो कहता है अक़लियतों को हम साथ लेके चलते नहीं है, उनको आगे भी रखते हैं। इस देश के राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति, नहीं, अभी आपको कैसे पता? अभी आपकी रूलिंग पार्टी गांधी के भारत को नहीं मानती,
अभी की रूलिंग पार्टी तो गांधी को ही फॉलो करती है। रिजवान अहमद इस पर जवाब देने जाते हैं, जो खुद मुसलमान है, क्योंकि यहां पे बार बार मुसलमान की बात हो गई और इमरान खान कह रहे हैं भारतीय मुसलमान भी मुझे देख रहा है। उनको पाकिस्तान का मुसलमान तो देख नहीं रहा, भारतीय मुसलमान देख रहा है। अमित जी आज गौरव भाई से मैं एक जगह सहमत नहीं हूं। जो उन्होंने कहा, जो गौरव भाई ने कहा कि हमारी माइनॉरिटी को गले लगाया जाता है, गौरव भाई आप गलत हो। हमारी माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है। आप अपने आप को करेक्ट करो गौरव भाई। यहां पे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा। तो मोना आलम ये बता दें कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशियन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, इस्लामोफोबिया क्यों है? आज मोना आलम पूरे देश को ये बताएंगी, पूछिए इनसे। देखिए, मोना जवाब 30 सेकंड, देन आई विल गो टू। जहां माइनॉरिटी में ये लोग हैं, उनके लिए भी उसी तरह से जमीन तंग है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो मजहब के लिहाज से आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके लिए इस्लामोफोबिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं। और अगर दुनिया का कोई भी लीडर क्यों है उनके लिए आवाज उठाता है, क्यों है? हमने ये तो नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया ठीक है या हिंदूफोबिया ठीक है, नो, वो भी उतना गलत है। हम तो यही बात करते हैं। नहीं, इस्लामोफोबिया क्यों है? Why? होता है तो उसके लिए ओहो, इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? What do you think इस्लामोफोबिया क्यों है? What is the reason of Islamophobia? I'm asking you. Why? मोना बताइए। मोना रिजवान की बात का जवाब। आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी। मैंने यही किया कि मैंने क्यों है, यही मैंने आपसे कहा, मैं उसका शायद जवाब दे रही थी। आई डोंट नो कि उसकी आवाज आप तक गई कि नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया बहुत अच्छा है या हिंदूफोबिया बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही गलत है हमारी तरफ। आई मीन अभी आप कह रहे थे, आप तो वही तो रिजवान पूछ रहे हैं क्यों सर पर बिठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप तो इस्लामोफोबिया क्यों है ये बताइए। इस्लामोफोबिया क्यों है? इस्लामोफोबिया होना क्यों है? व्हाई? नहीं, आप एक सेकंड रिजवान, आप बताएंगे जियोफोबिया क्यों है या हिंदूफोबिया क्यों है? इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। क्योंकि लोगों ने नहीं, मैं बताता हूं मोना, ज्यूफोबिया इस मारे नहीं है या क्रिश्चियन फोबिया इस मारे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ज्यूफोबिया या हिंदूफोबिया या क्रिश्चियन फोबिया हो। सीधी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आप तो इस्लामोफोबिया को ये कहकर बढ़ावा दे रहे हैं कि क्योंकि आप एक मजहब को, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी चीज होती है, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं, आप पूरे मजहब से अटैच करते हैं। आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं। ठीक है मोना मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मोना, मजहब पर इस मारे अटैक करना मोना, मुझे अब्दुल साहब के पास भी जाना है। बहुत से मुस्लिम नेशंस की इंटरनेशनल थ्योरी में जिहाद है। इस मारे हमें कम्युनिटी को अटैक करना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम नेशंस की फॉरेन पॉलिसी में जिहाद है। इस मारे फिर अफसोस की बात है रिजवान जी कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के अब खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो, जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ जो नजर आता है वो यही आता है। मोना जो नजर आता है वो यही आता है। एक्चुअली में जिहाद का क्या मतलब है लोग भूल चुके। जो नजर आता है वो यही आता है। फिर आप अगर बात ही कर रहे हैं तो वो तो फिर मिसक्रिएंट्स हुए ना। आप उसको मजहब के साथ क्यों अटैच कर रहे हैं? फिर तो आप उसको इंडिविजुअल के साथ अटैच करें। वो मिसकंसेप्शन इस्लामी मुल्कों ने क्रिएट किया है।
वो मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान ने क्रिएट नहीं किया है, वो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, अफगानिस्तान ने क्रिएट किया है, सीरिया ने क्रिएट किया है, ये मुस्लिम मुल्कों ने क्रिएट किया है। मोना, जवाब पर इन्वेट कर दिया गया। एक सेकंड, आप ये भी तो देखें ना, उन मुसलमान मुल्कों ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया है जिनको वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के एक रूल से जवाब पर इन्वेट किया गया। मोना, जिनके तमाम मोना आलम इन्वेट वियतनाम भी हुआ था। मोना आलम, मोना इन्वेट वियतनाम भी हुआ था, लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेट वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। नहीं, ये बात भी आपकी गलत है, क्योंकि जी लेट मी गेट अब्दुल साहब ऑल्सो। अब्दुल समाद याकूब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पीटीआई के हैं। मैं अब्दुल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद इस समय मिडिल ईस्ट में हूं, आबू धाबी, दुबई, शारजाह। मेरी पाकिस्तानी की कम्युनिटी के भी कुछ लोगों से बात हुई, उनका यह मानना है कि पाकिस्तान को कश्मीर की समस्या से आगे बढ़ जाना चाहिए। कश्मीर के चलते, कश्मीर के सपने के चलते वो अपने लोगों का एक सपना पिछले 70-75 साल में पूरा नहीं कर पा रहे। और इमरान खान साहब, अभी भी इमरान खान जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, उनको अभी भी मुसलमान का राग अलापना है। आपको ग्रोथ की तरफ देखना चाहिए, तरक्की की तरफ देखना चाहिए, आप तो बैकवर्ड देख रहे हैं। देखें, अब अगर मुझे आपने देर से मौका दिया तो मुझे टाइम तरीके से पूरा दीजिएगा। मैं बड़ी स्टूपिड सी बातें सुन रहा था इस्लामोफोबिया के बारे में, और मैं बर्दाश्त कर रहा था, टॉयलेट कर रहा था, और इस बेवकूफ शख्स को कहिएगा कि मुझे भी जरा टॉयलेट करे। आप देखिए, बात यह कि इस्लामोफोबिया क्यों है कि जब 3 मिलियन, जब हॉलोकॉस्ट में 3 मिलियन ज्यूज को कत्ल किया गया, मर्यादा बना के रखें, तब ज्यूस वो नहीं था, फोबिया नहीं था। जब उस वक्त, आज आप करें ना हॉलोकॉस्ट के ऊपर बात, क्यों नहीं करते हॉलोकॉस्ट के ऊपर बात? क्योंकि वहां पे केस हो जाएगा आपके खिलाफ। दुनिया में डिफरेंट मराहिल आए हैं। आपने मुसलमानों के साथ हैदराबाद में क्या किया जब एक्सेशन किया? वहां पे हैदराबाद ऑपरेशन में आपने 2 लाख, वहां पे सुंदर लाल की रिपोर्ट है, जस्टिस सुंदर लाल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख का मैसेकेयर हुआ, कत्लेआम हुआ। अच्छा, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अगर आज इस्लामोफोबिया क्यों है? क्योंकि जब आप हमें मारेंगे, दीवार के साथ लगाएंगे, आप अफगानिस्तान में कत्लो गारत करेंगे, आप इसराइल को इजाजत दे देंगे कि वो जाके जो है ना कत्ले आम करे, सोमालिया से लेकर बोस्निया हेर्जेगोविना कर, तो इतने बेगैरत हम नहीं है कि हम आपको थ्रेट ना करें या हम आपको जो है ना हमसे वो आप सेफ फील करते रहे। आप मेरे घर पे अगर हमला करेंगे, मैं आपके घर पे 10 ईंटें फेंकूंगा। तो इसलिए आपको जो इस्लामोफोबिया नजर आता है। सीरिया में कौन किसके घर पर हमला कर रहा है? नहीं, काउंटर पॉइंट इज दिस। नहीं अब्दुल, मिस्टर अब्दुल, हियर मी आउट। मेरा काउंटर पॉइंट है, सीरिया में कौन हमला कर रहा है, किस पे? सीरिया पे कौन किस पे हमला कर रहा है? तालिबान में कौन किस पे हमला कर रहा है? तालिबान में मुसलमान पे हमला कर रहा है, सीरिया में कौन किस पे हमला कर रहा है? लेट्स गेट टू द फैक्ट्स। बोल के बच के नहीं निकल सकते आप। उठाएंगे, पहले सुन ले मेरी बात। आपने रिजवान अहमद, आप नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात, मैं तो आपकी बात को सुन रहा हूं, लेकिन यू नीड टू गेट टू द फैक्ट्स। व्हाट इज द फैक्ट अबाउट सीरिया? क्या है सीरिया की सच्चाई? आप बोलेंगे, मैं बोलूं, देश और दुनिया को पता है, सब कुछ पता है। आपके यहां पिछले 50 मिनट के प्रोग्राम में आप कुछ बोल देंगे, मान लिया नहीं जाएगा। और आप बोलते हैं हैदराबाद के अंदर, आप कहते हैं हैदराबाद के अंदर आपने सेशन कैसे कराया? मैं आपसे पूछता हूं, बंटवारा किसने कराया? देन रिजवान अहमद से मैं एक सेकंड, रिजवान अहमद, मैं आपका जवाब लूंगा। गौरव भाटिया भी कहना चाहते हैं रिजवान अहमद, क्योंकि आपको काउंटर करके बोला गया। ओके, पहले अब्दुल साहब आप बोलिए 40 सेकंड, देन रिजवान अहमद यू करेंगे, इस तरह से इंटरप्ट करेंगे अनजस्ट। पहले मैंने आपका इंट्रो बर्दाश्त किया, नफरत अंगेज इंट्रो। जब मेरी टर्न आई, मैंने चुप करके आपकी बात सुनी। अगर आपसे आप इतने बायस्ड हैं, इतनी आप में नफरत भरी हुई है कि एक प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेंट्स को आप अगर जस्ट नहीं कर सकते, तो फिर मेरा रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूं। नहीं, मैं तो आपको सुन रहा हूं। आपने जो फैक्ट्स बोले, मैंने उनको काउंटर किया। आई नीड टू काउंटर द फैक्ट्स ऑल्सो ना। आप अपनी बात को रखिए। चलिए, अगर आपको जाना है तो अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए। आप दूसरे आदमी को बेवकूफ कह रहे हैं, रिजवान अहमद को।
उसके बाद आप कितना तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं। प्रवक्ता मेरे साथ रिजवान अहमद है, मेरे साथ मोना आलम है। मैं क्विकली रुक करता हूं कमर चीमा आपका। कमर चीमा, क्या आपको लगता है कि इमरान खान तो बहाना है, बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि तरक्की की तरफ ध्यान कम है, जो पाकिस्तानी रुपया 177 के नीचे चला गया है उस पर ध्यान कम है, मुसलमान और कश्मीर पे ध्यान ज्यादा है। और ये तमाम जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी ये समस्या रही है, और इसीलिए उनका पूरा टर्म कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि जनता गुस्से में खड़ी हो जाती है। कमर चीमा, देखें जी देखिए, जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑब्वियसली कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है, और ये पाकिस्तानी नेशन, कौम, हुकूमत, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि कश्मीर के इशू को लेकर के सुने वो बात देखिए, वो सुने बात सुने। हमारी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है, पहली बात। दूसरी बात ये रह गई कि इमरान खान इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं कर पाए, बैड गवर्नेंस, इसकी वजूहात हैं कुछ। देखिए, माजी में भी इकोनॉमी नहीं चल सकी, पहले एनर्जी शॉर्टेजेस थी पिछली डेकेड में, वो पूरी हुई, फिर वॉर एंड टेरर लड़ते रहे, माहौल अच्छा नहीं था, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लोन ज्यादा होने की वजह से माजी की हुकूमत ने डेवलपमेंट लोन नहीं, पर किस आंकड़े को कमर चीमा हियर मी आउट, किस आंकड़े को लेकर आपको लगता है हालात बेहतर हो रहे हैं? एक आंकड़ा दीजिए जिससे आपको लगता है हालात बेहतर हो रहे हैं। भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के पावर ट्रांजिशन बड़े अच्छे से हो रही है। एक बात, रिसेंटली हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और कामयाब हुए हैं। पावर ट्रांजिशन अच्छे से हो रही है। इन्वेस्टमेंट आई, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट। सीपैक की इन्वेस्टमेंट आई है अफगानिस्तान में, अगर अमेरिकन ने विड्रॉ किया तो हमने उनको मदद की वहां पे। ये एक आप ही है जो रीजन के स्पॉइलर हैं, ये आप ही है कि आपकी फौज इतनी निकम्मी है कि उनके हाथ से मिसाइल छूट जाते हैं, और आपके वजीर आजम का दिल करता है मैं इलेक्शन जीतने से पहले दूसरे मुल्क पे हमला करूं और फिर अपनी एयरफोर्स की इंसल्ट करवा बैठते हैं। मसला ये है कि आप अपने अंदर देखें, हमने कैसे ठीक होने। हमने तो आपसे गौरव भाटिया, ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एक सेकेंड, गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, देखिए, पहले तो मोना आलम जी ने बड़ी साफगोही से ये तो माना कि हमारा लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। कमर चीमा की बात का जवाब मुझे सुन के अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने, हाँ मैं दे रहा हूं, अगले ही सेंटेंस में उन्होंने ये भी कह दिया कि महात्मा गांधी का भारत नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जिन्ना के काले चश्मे से महात्मा गांधी की महानता को देखोगी तो वो दिखेगी नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है आपको बता दे, पूरे विश्व में सबसे शांति प्रिय देश भारत है। छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम सदस्य हैं। ये हमारी आन बान शान है, ये सम्मान है। अब मैं कमर चीमा पे आता हूं। कमर चीमा जी, आप ये बताइए, आप कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, आपको मालूम है आपका फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ है? भारत से केवल 5% है भारत का। ये हालत है। रुपी की बात बताई दी पाकिस्तानी अमीर जी ने। FATF की आप ग्रे लिस्ट में आते हैं, और ये क्यों है कि आप गधों को बेचते हैं। आपके वजीर आजम की गाड़ियां बेची जाती हैं, ये किसी और देश में नहीं होता है। और आपने कहा कश्मीर आपका कॉर्नर स्टोन है पॉलिसी का, तो मैं इतना ही कहूंगा, अनुच्छेद 370 हमने हटा दिया, आपका वो जो कंकड़ था वो भी हिल गया। अब इमारत की क्या हालत होगी ये आप देखिए। एक बात इस्लामोफोबिया पे जरूर कहेंगे, पाकिस्तान में 2 पैनलिस्ट बैठे, कोई भी उत्तर दे दे। ये उगर मुस्लिम है, चीन बड़ा प्रताड़ित करता है। एक बयान केवल इमरान खान का दिखा दीजिए कि उगर मुसलमानों पे उन्होंने कुछ कहा हो। और आज इमरान खान ने कहा है कि विदेशी धन आ रहा है, तो इनको आप कुछ मत कहिए अमीर जी, क्योंकि देखिए गरीब देश है, खाने के लाले पड़े हैं। जब विदेशी धन आता है तो लालच तो आ ही जाता है, अपने देश के खिलाफ काम करने लगते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, इमरान खान कहता। जी कमर चीमा एक बात का जवाब, क्विक रिप्लाई।
देखिए पहली बात तो ये है कि ये जरा भाटिया चाइना साहब की से ज़कात पे पूछें। तो पल रहा है आपका देश। सुने ना बात, जवाब सुने ना, सवाल किया जवाब तो सुने ना। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अगर एक गरीब मुल्क है, हमने 75 साल में पिछली इतनी जंगें लड़ी, सोवियत वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, आप जैसे एग्रेसर भारत की जंग के साथ जंगें लड़ी, आज भी हमारा मुल्क, सुनो यार बात सुनो ना, कमर भैया आपकी नाक छोटी हो गई। सुनो बात सुने। और सारी जंगें लड़ने के बाद आज भी खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और आपकी फौज को किसका खतरा है? हमारे ही तो खतरा है। नाक आपने रगड़ दी, घुटने टेक दी, और कैसे खड़ा होगा? किससे कामती है? पाकिस्तानी फौज से कामती है। अरे आपके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। कौन से देश की सेना आत्मसमर्पण करती है बताइए मुझे? क्या ये सत्य नहीं है कमर भैया? कमर भैया ये सत्य है या नहीं? नाक रगड़वा दी भारतीय सेना ने, इतनी वीर है। आप तो अपने सैनिकों के शव नहीं लेने आते हो, बताओ। बीजेपी वालों को देश को मिनिस्टर बना दो। क्या ये सत्य नहीं है? 1971 में आपके जनरल ने आत्मसमर्पण किया, किसी और देश की सेना ने आत्मसमर्पण किया है क्या? जब तक ये मिनिस्टर ना बना, ये ऐसे अरे कमर भैया, बना दो। कमर भैया, हमें तो जो बनना है बन जाएंगे। अरे तुम्हें क्या करे? मेरे भाई को, मुझे तो डर ये लगता है किसी दिन 10 रुपए हाथ में रख के रवाना न कर दे पाकिस्तान से। गौरव भाटिया को मंत्री बनाने के लिए कमर चीमा आपकी वकालत की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पॉइंट पर आए। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। भगवान बचाए। गौरव भाटिया मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, क्या बनेंगे? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। नहीं, देखिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है आज। इन रिजवान अहमद का मैं रुख करता हूँ। आपने पॉइंट का जवाब नहीं दिया ना। उगर मुसलमानों पर आपने क्या बोला? उगर मुस्लिम पे आपने कुछ बोला क्या? एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, एक एक करके। उगर मुसलमानों पे 30 सेकंड में एक मेरा पॉइंट यह है कि 40 सेकंड में पॉइंट एक व्यक्ति रखे और दूसरा व्यक्ति उसका 40 सेकंड में जवाब दे, फिर दोबारा 40 सेकंड में वो जवाब दे। दैट इज हाउ द इंटरेक्शन हैपेंस, दैट इज हाउ द डिस्कशन हैपेंस। यहां पर ओके उगर मुसलमानों पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि चाइना की ज़कात पर पाकिस्तान चल रहा है, इसलिए उगर मुसलमानों पर आप चुप है। 40 सेकंड में जवाब। भाई सुनो तो सही ना यार, बात तो सुनो। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को उगर मुसलमानों को बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं बोलता। भाई पाकिस्तान नहीं बोलता। पाकिस्तान का ये जो एक कश्मीर में मुसलमानों पे बोलना और चाइनीज मुसलमानों पे ना बोलना, मैं तो कहता हूँ ये इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई कि एक तरफ बोले दूसरी तरफ ना बोले। आई एग्री ऑन दिस। लेकिन एक चीज बता दूं मैं, आपकी फौज को पता है कि आपकी तबीयत हम ही सेट करते हैं। हमारे पे एग्रेशन किया तो जवाब बड़ा बुरा मिलेगा। चाइना के साथ फिर वही मतलब 65 पिटे, 71 पिटे, ना 65 पिटे, 71 पिटे, 99 पिटे, बालाकोट पे पिटे, सर्जिकल स्ट्राइक में पिटे। लेकिन मतलब ओके देखिए, मुझे लगता है कि दिस ओके अच्छा ठीक है, आप खुश रहिए, इसी में खुश रहिए कि आपकी बड़ी जीत हो रही है। 65 पे आप ही जीते थे, 71 में आप ही जीते थे, इसी में खुश रहिए और अपने देश का डब्बा गोल करते रहिए। अगर आपका कॉर्नर पॉइंट ही आपकी फॉरेन पॉलिसी का कश्मीर है, जो आपका हिस्सा ही नहीं है, तो सोचिए आपके मुल्क का क्या हाल होगा। मतलब देश को, और भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है भारत की आवाम, भारत के लोग। भारत की तरक्की जब होगी वही फॉरेन पॉलिसी का भारत हिस्सा है। ठीक है, ओके कमर चीमा एक सेकंड, यू मेड यू पॉइंट। अच्छा देखिए, एक तो ये मुसलमानों पे जुल्म की कहानी मत बार बार पिरोइए, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं उस देश में खड़ा हूं जो इस्लामिक देश है, और वहां पर एक सेकंड तरक्की वासुदेव कुटुंबकम से ही आती है। अहमदिया मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे? एक सेकंड, रिजवान अहमद का मैं रुख करता हूं। ऑल ऑडियोज डाउन और पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। नहीं जी मैं देखिए, रोहिंग्या, उगर मुसलमान, गौरव भाटिया आपके पॉइंट्स वैलिड हैं ये, लेकिन लेट मी गेट रिजवान अहमद। आज एक बड़ी बात हुई। इमरान खान ने 1980 के पाकिस्तान की बात करी। 1980 के पाकिस्तान में ऐसे कौन से चार चांद लगे हुए थे जिसका जिक्र आज इमरान खान कर रहे थे? वो करते 1980 के पाकिस्तान में देखिए क्या होता था। जब हम भारत जाते थे तो हमें ये लगता था, जब हम भारत से वापस आते थे हमें ये ऐसा लगता था। मतलब वो तो ऐसी कहानी पूरे थे कि 1980 का पाकिस्तान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बराबर खड़ा था। जी बहुत बढ़िया। अमीश भाई शॉर्ट में बता दूं, फिर अपनी बात रखने का मौका दीजिएगा।
1900 जो अभी चीमा भाई ने भी बोला कि हमने जंग लड़ी अफगान रशियंस के अगेंस्ट, 1980 का जो पाकिस्तान था वो सऊदी अरेबिया के पेट्रो डॉलर्स के चलते, जो सऊदी अरेबिया ईरान को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा था ग्लोब में और अपना सुन्नी वर्ल्ड को स्ट्रांग करना चाह रहा था, 1980 का पाकिस्तान रशिया के चलते अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता था और सुन्नी होने के चलते सऊदीया से पेट्रो डॉलर लेता था। अपने पास कुछ नहीं था, सारी इंपोर्टेड चीजें थी, भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, ये इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसा लगता था पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई सारी बात भूलिए पाकिस्तान की तरक्की की, पर कैपिटा की, जीडीपी की। पाकिस्तान के दो सम्मानित पैनलिस्ट क्या बैठे हुए हैं, इस्लामोफोबिया और मुसलमान पे आ जाती है। ये आज जी 1 मिनट में इनसे एक सवाल पूछ लूं, बड़ा छोटा सा सवाल है। हम पाकिस्तान पर कोई कमेंट ही नहीं करते चीमा भाई, मोना आलम, हमें बस आप दोनों इतना बता दो कि दुनिया की क्रिकेट टीम बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान कराची लाहौर में कब जाएंगी और दुनिया भर का टूरिस्ट कराची लाहौर और इस्लामाबाद में बेखौफ कब तक घूमने लगेगा? आप हमें ईयर बता दो, 2050, 2040 ईयर, कौन से ईयर तक ऐसा हो जाएगा? बताइए बताइए। जब ठीक है आपकी रॉ पाकिस्तान में कमर चीमा जवाब देना चाह रहे हैं। कमर चीमा, जब आपकी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद करवाएगी, जब कुलभूषण यादव आने बंद होंगे, जब आप दूसरे मुल्कों में हमले करने बंद करेंगे, जब आपके नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अंदर अपने जासूस भेजना बंद करेगी और हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बंद कर देगी, तब पाकिस्तान के अंदर हालात नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सवाल का जवाब तो आप अपनी सरकार। अच्छा ये बताइए, ये जो लाल मस्जिद में धमाका कराया था, ये जो पाकिस्तान की लाल मस्जिद में धमाका कराया था, एक सेकेंड भाईजान सुन तो लो, ये जो पाकिस्तान की लाल मस्जिद में धमाका कराया था, ये किसने करा दिया था? अब बताइए, हाफिज सईद को कौन पाल रहा है? कौन पाल रहा है? मसूद अजहर को, हाफिज सईद को? जी इंडिया ने बनाया, ओसामा बिन लादेन को ओबेटाबाद में आर्गुमेंट इज सो वीक, कमर चीमा। ओके, लेट मोना आलम रिप्लाई टू दिस इज अ वेरी। पाकिस्तान के कैंटोनमेंट में हिंदुस्तान ने छुपा के रखा। वाह भैया वाह। जी एक सेकेंड, ओसामा होगी। ओके, मोना आलम, एक सेकेंड रिजवान अहमद, मोना आलम, ओसामा बिन लादेन। जी मोना आलम, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है, हाफिज सईद आपके यहाँ है, इसके अलावा तमाम दहशतगर्दी तंजीमें आपके मुल्क से निकलती हैं और उसके बाद कमर चीमा आपके जो फेलो पैनलिस्ट है पाकिस्तान के, वो भारत को ब्लेम करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यू आर नॉट स्मेलिंग द कॉफी? समस्या जहां है उसका निदान वहां करिए। प्रॉब्लम्स दोनों तरफ की, मुझे तो लगता है सबको खुल के बात करनी चाहिए। जब बात होगी तभी तो प्रॉब्लम हल होगी। लेकिन अमीश, आप मुझे 5 सेकंड का टाइम दें कि मैं इस पूरी बात से एक साइड में एक बात करूँ। ये रिजवान साहब मुझे लगता है कोई अमरीश पुरी से बहुत इंस्पायर्ड है, हम भी उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिजवान साहब उनकी गलत नकल उतार रहे हैं। जिस तरह से हंसते हैं वो कतन अमरीश पुरी स्टाइल नहीं है, वो तो मुझे कोई हायना नहीं होता लकड़ भग्गा, मुझे तो उस तरह की हंसी लगती है रिजवान साहब की। तो रिजवान साहब, आपकी इस हंसी का क्या राज है? आपकी सारा डिबेट थोड़ा सा साइड में रखें और हमें ये बताएं कि आप ये किससे इंस्पायर होकर कर रहे हैं, क्योंकि ना ऐसा अमरीश पुरी हंसते थे, ना ऐसा वो शाकाल आपके विलन थे वो हंसते थे, ऐसा तो कोई भी नहीं हंसता था। ये तो मैंने सिर्फ हाइना को देखा है ऐसे हंसते। ये हो सकता है ये गुस्सा, ये गुस्सा ना दिखाते हो, हंस के बात को टाल देते हो मोना, ऐसा भी हो सकता है। रिजवान अहमद, यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? 10 सेकंड्स रिजवान, 10 सेकंड्स। अमीश भाई रिजवान, आप कुछ कहना चाहते हैं? एंड ऑफ द डे मैं मुसलमान हूं और दफनाया ही जाऊंगा। एट द एंड ऑफ द डे कौम की हरकतों ने और कौम की बेशर्मी ने मुझे पागल कर दिया है, यही समझ लो मोना, मुझे पागल कर दिया है। जी
देखिए जी जी जी, चलिए चलिए, इस चर्चा को मैं यही समाप्त